मैंने सबकी सुनी और कल मुझे प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने एक छोटा सा क्लिप भेजा जिसमें वो इमरान खान साहब अपने धरने के दिनों में कंटेनर पे खड़े हो के, तो साथ जहांगीर तरीन भी हैं, ये जो सारी इस वक्त की कैबिनेट है वो उनके चेहरे वहाँ नज़र आ रहे हैं और झंडे उन्होंने मफलर बना के गले में डाले हुए हैं और वो बार बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फ़लाँ बस चीख के जो उनका उस स्टाइल था उस वक्त, ज़ाहिर है वो घेर रहे थे अब इंसानी समातों को भी, इंसानी जहनों को भी, इंसान की उम्मीदों को भी वो अपने चीखम धाड़ के ज़रिए एक खोंटे पर इकट्ठा कर रहे थे। तो उसमें आतिफ मियाँ का उन्होंने ज़िक्र करना था, तो वो फिर पीछे से वो जहांगीर तरीन और ये जो जिधर खड़े थे वो कान में फिर बता रहे हैं कि नाम नाम हाँ हाँ जी उनका नाम है आतिफ मियाँ, तो यहाँ पर मैं अपने समधी को या उसको क्यों फाइनेंस मिनिस्टर लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा तो मैं उस तरह के इकोनॉमिस्ट को क्यों नहीं लगाऊंगा। जाहिर है कि उस वक्त वो बातें हुब्बे अली में नहीं बल्कि बुग़्ज़ मुआविया में हो रही थी। तो जब ये इस तरह की बात कर ली, अब वो क्लिप तो मौजूद है, उनका वो स्टेटमेंट भी मौजूद है और फिर उसके बाद वाला वो स्टेटमेंट भी मौजूद है जिसमें कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कादियानी है और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कादियानी ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं और फ़लाँ है फ़लाँ है। तो एक वुड बी वज़ीर आज़म और अब वज़ीर आज़म, उनका इल्म का, इंफॉर्मेशन का और उन समाजियात के साथ उनकी जो ज़हनी मुताबिकत है और उनकी हर वक्त की फिंगर टिप पे जो इंफॉर्मेशन होती है मामलात की, वो तो एक MPA MNA से भी तवक्को की जाती है कि उसको भी ये पता हो। वो तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे। तो ये जब आज उन्होंने मुझे भेजा तो रूए सुखन ज़ाहिर है उनका इस तरफ था कि उसके बाद उनके जो उसमें से वो उनको हायर करने के बाद, और हायर भी क्या मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर नहीं, एक कौंसिल के तौर पर, लेकिन फिर वो किस तरह वहाँ से बैकआउट हुए और क्या। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ख़ास सतह की डीमेरिट्स और डिसक्रेडिबिलिटी की तरफ इशारे देती हैं, बताती हैं। ये इंडिकेटर्स हैं कि वो जो शख्सियात इस वक्त हमें रूल कर रही हैं आपके पाकिस्तानी मुआशरे को, वो उनसे जिन बड़े फ़ैसलों की तवक्को रखी जा सकती है वो उनमें नहीं थे। बाय द वे अभी आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी अपनी बेटी से बात हो रही थी तो उसने मुझे जेन आस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस उसका जो नावल है उसमें से कहती पापा मैं आपको एक दो लाइनें ना सुनाऊँ। ज़ाहिर है वो जो अच्छी नसर सामने आती है तो वो बड़े शौक़ से कहते हैं और अच्छी नसर में उनकी हौसला अफजाई का तकाजा भी होता है कि मैं उनको कहा जी बेटा सुनाओ। तो वो उन्होंने वो लाइन सुनाई तो वो जो उस जिन लोगों ने वो नावल पढ़ा हुआ है उनको अंदाज़ा है बरतानवी ज़ुबान का या इंग्लिश ज़ुबान का जो क्लासिकल लिटरेचर है जेन आस्टन उसमें फ़ाल करती हैं और मास्टर्स जो है वो आपका अंग्रेज़ी में कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उनको उस नावल के ऊपर एक सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ा जाता है और वही नावल ज़्यादातर। तो वो उसमें जो फैमिली का हेड जो घर का सरबराह है उसने एक बात की कि उसकी बेटी का कहीं रिश्ता आया तो उसने इनकार कर दिया अपने अंडरस्टैंडिंग के बुनियाद पर। बीवी की जो सोच है वो अपॉर्चुनिस्ट थी तो नावल के मुताबिक तो उसने आई उसकी स्टडी में अपने मियाँ की और कहती है कि देखो उसने इनकार कर दिया है, बड़ी स्टॉबर्न बच्ची है, तो अब अगर फ़ौरन बुलाओ और उसको समझाओ। तो उसने घंटी बजाई, बेटी भी सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही है, माँ खड़ी है, वो दोनों को सुना के कहती है अगर इसने ये रिश्ता कबूल ना किया तो मैं आइंदा सारी उम्र इसकी शक्ल नहीं देखूँगी। तो अब वो एक ठंडे और तहम्मुल वाले मिजाज का बंदा था। उतनी देर में वो बेटी आई, उसने उसको पूछा कि डिड मिस्टर सो एंड सो अप्लाइड फॉर योर हैंड, कि उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा था तुम्हें पता है? तो कहती यस सर। उसने कहा हाँ जी पापा उसने कहा था, ऐसी बात हुई है। तो कहता है और फिर तुमने क्या इनकार कर दिया है? कहती जी मैंने इनकार कर दिया। तो वो अपने बड़े मोहब्बत से और एक अपनाइयत से अपनी बेटी को अपनी बीवी के सामने मुखातिब करके वो अपनी स्टडी में बैठे हुए, माहौल है पूरा उसका, तो वो उसको कहता है माई चाइल्ड यू हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक नाउ। अब तुम्हें बड़ा एक मुश्किल इंतखाब करना पड़ेगा कि अगर तो तुम अब उस रिश्ते का जिसका तुम इनकार कर चुकी हो उसको वापस कबूल नहीं करती हो तो तुम्हारी माँ कहती है कि वो आइंदा सारी ज़िंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी, और अब अगर तुम उसका
कबूल करती हो दोबारा, जिसको तुम अपने मेरिट्स के लिहाज से रिजेक्ट कर चुकी हो, तो बेटे फिर मैं सारी उम्र तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। ये कैरेक्टर हैं, इस तरह कैरेक्टर्स बच्चों के उनके उसमें डाले जा रहे हैं। इसी बात को कल बाद में फिर ज़फ़र इकबाल ने जो अपने शेर में लिखा कि झूठ बोला है ज़फ़र तो उस पर कायम भी रहो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो पहले भी मैंने ये कोट किया था, तो कहीं लफ्ज़ का आगे पीछे हो गया हो तो मैं उसकी पेशगी माजरत कर देता हूँ, सामने नहीं है ये मेरे। तो बात यह है कि ये किरदार आपको शुरू से सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि आपने जब बात करनी है तो फिर उस पर कायम किस तरह रहना है, स्टैंड लेना है तो फिर आपने कहाँ तक जाना है। और असल में तो ये सारा कुछ जब पढ़ाया और समझाया और बताया जा रहा होता है तो बेसिकली आप अपॉर्चुनिज़म और मौका प्रस्ती के ख़िलाफ़ अपनी नस्ल तैयार कर रहे होते हैं, अपना स्टफ़ तैयार, ह्यूमन स्टफ़ तैयार कर रहे होते हैं। और वहीं से जो शख्सियतें उभर के आती हैं वो फिर कहते हैं कि ख़ुद अपने खून से हाथों में रोशनी भर ली, दिए का नाम दोबारा नहीं लिया मैंने। ये कैफियत वाला जब आपके पास स्टफ़ होता है, उसमें से जो लीडरशिप ऊपर उभर के आती है, वो अगर कहीं अपनी इलेक्शन कैंपेन में किसी आतिफ़ मियाँ, किसी इकोनॉमिस्ट या किसी बड़े शख्स को आइंदा हायर करने का नाम लें तो फिर एक मुलवाना और उसका टेप रिकॉर्डर नहीं, फिर पूरी की पूरी जमातें और पूरे मुल्क आपके सामने आ जाए, वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी एक मिसाल, अभी इमरान खान को कायद-ए-आज़म बनाने का बहुत शौक़ है लोगों को, और वो इनको बस वो कभी कभी जिना कैप पहना के अज़राए तफन्नुन वो दिखाया भी होता है इन्होंने। तो कायद-ए-आज़म के सामने ये मामला इस तरह पेश हुआ था। आप आतिफ़ मियाँ को हटा दें एक मिनट के लिए, सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब उस वक्त जिस हैसियत में थे वो तारीख़ से दिलचस्पी रखने वालों को बहुत अच्छी तरह पता है, पार्टीशन से पहले भी वो एक सरबराह नाम के तौर पर अपनी जगह बना चुके थे। तो जिस वक्त मुस्लिम लीग की रुकनीत से हटाने के लिए उलमा के वफ़द पेश होते रहे, मौलवी बड़े बड़े उन्होंने ऑफ़र्स की, बल्कि कहने वालों ने ये तक कहा कि हम अपनी दाढ़ियों से तुम्हारे बूट साफ़ कर देंगे अगर तुम इसको निकाल दो। और इन अहमदियों की रुकनीत के ऊपर बुनियादी बात थी। तो जब वो हुई तो उन्होंने एक असूली बात की, वो भी उस वक्त उनको भी एक कंटेनर ही की कैंपेन दरपेश थी। पाकिस्तान इंडिया की तकसीम होने जा रही थी, उनकी सारी ज़िंदगी की जो कोशिश थी वो दाव पे लगी हुई थी। ज़रा सा इधर उधर हो जाता है बैलेंस तो कुछ का कुछ हो सकता था, जैसे कि तकसीम होते वक्त जो हदबंदी कमीशन के मौके पर वो तफासील भी आएंगी, उसमें फिर चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब का क्या रोल रहा और किस हद तक, वो लंबी बातें हैं। मैं कभी कोई ऐसी बात हो तो मैं कहता होता हूँ कि अबू नाइल के नाम से साहिबज़ादा मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब बहुत तहकीकी मज़ामीन लिखते हैं। तो वो जब कोई आए बात तो मैं कहता हूँ कि जनाब ये हैं सारे हवालों की जब बात आए तो वो फिर वो उस पर इतना काम कर रहे हैं, इतना उनका दकीक और वकी होती हैं चीज़ें कि फिर वहाँ पर ये नहीं है कि आप कहीं उंगली रख के कह सकें कि यहाँ से ये बात यूँ नहीं तो यूँ है। अल्लाह ताला उनकी उम्र और सेहत में बरकत रखे, कमाल काम कर रहे हैं और एक ही वक्त में, यानी उनका प्रोफेशन कुछ और है, कर कुछ और है। मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की तरह कि वो पेशे के लिहाज से बैंकर थे, बैंकर को ख़ुद सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं होती और वो साथ इतना बड़ा मिज़ाज में वो काम छोड़ के कि अब कोई करेगा तो पता चलेगा कि कैसे किया जाता है इस तरह का काम। डॉक्टर साहब को भी हम अरसा दराज से देख रहे हैं। तो बात इनके ऊपर तो खैर बहरहाल उनके मज़ामीन के हवाले से मैं सोच रहा था कि किसी वक्त एक अलहदा से प्रोग्राम हो कि किस दिक्कत नज़र के साथ और किस मेहनत के साथ वो कैसे कैसे हवाले जमा करते हैं और फिर उनको पेश करते हैं, प्रेजेंटेशन उनकी, और बाज़ सूरतों में तो किताबें किस तरह मुहैया करनी, ये एक जान जोखों का काम है। ये इतना आसान काम नहीं है। जो इस फील्ड में जाते हैं उनको पता है कि आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशीं सांस फूल जाती है और फ़र्श पर कागज़ उड़ते रहते हैं, मेज़ पर गर्द जमती जाती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो बात चल रही थी कि जिस तरह हमारे दोस्त उस पर फिर तबसरे की तरफ आते हैं
तो मैं पहले वो समेट लूँ कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब के लिए जब बहुत ज़्यादा इसरार हुआ तो कायदे आज़म थे, वो इमरान खान नहीं थे। उस साल का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सदर है वो कायदे आज़म ने सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब को 30-31 या 31-32 वाला वो बनाया और बिलफेल जवाब दिया कि ये जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो ये उसका जवाब है। तो बात यह है कि वो अक़दार तो फिर उन अक़दार के लिए, लेकिन वही बात है, फिर मैं एक और भी बात पेश करना चाहूँगा कि आप पिछले अपने 40-50 साल के अपने जो सियासतदान बड़े बड़े सरबराबुर्दा हैं, अब भुट्टो साहब से बड़ा जो स्वीपिंग मेजॉरिटी वाला और हर दिल अजीज़ी और रोटी कपड़े और मकान पे पूरी वो किसी ने अगर देखा हो वो अमिताभ ने जो गाना गाया हुआ है ना एक, वो कजरा रे वो पूरे के पूरे सारे साथ लेके वो अपने डांस में चल पड़ता है। तो भुट्टो साहब जो हैं वो कजरा रेरा करते करते वो पूरी कौम को उन्होंने साथ तो लगा लिया, लेकिन जब जूतियों में अंगारे भरे उस वक्त फिर स्टैंड लेना, वहाँ पता चलता था कि सियासतदान कौन है, कायदे आज़म किस चीज़ को कहते हैं और क़यादत बाई इटसेल्फ कौन सी मौत मांगती है इंसान से। तो बस उसी वक्त जनाब उधर से जुमे की छुट्टी अनाउंस हो रही है, बारें बंद हो रही हैं, शराबों पे पाबंदियां लग गई हैं, खुद सारों को अवेलेबल है। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि भुट्टो साहब को भी सारी ज़िंदगी अवेलेबल रही, उनकी कैबिनेट को भी अवेलेबल रही, लेकिन चूँकि उसके पॉइंट्स सियासी पॉइंट स्कोरिंग की करनी थी ना, तो वो जो आपकी हाईएस्ट नुमाइंदा जमहूरी लीडरशिप थी, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो था, उसने ये पूरा रोड मैप बना के दिया कि जब जब आपकी जूतियों में अंगारे भरेंगे आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप मुलायत के साथ गठजोड़ करेंगे, आप 9 सितारों के इत्तेहाद को डिफीट करने के लिए इस्लामाइजेशन को आगे लाएंगे और उससे आप अपनी पॉलिटिकल लाइफ को वेंटिलेटर के ज़रिए, इस तरह के वेंटिलेटरों के ज़रिए आप बढ़ावा देंगे। वो बचे तो कोई नहीं ना, कोई भी नहीं बच सका।